राम राम साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुल एजुकेशन। मैं अंशु सिंह आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य की परिस्थितियाँ। यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। यह बीए में भी पूछा जाता है, एमए में भी इसका प्रश्न आता है और साथ में यूजीसी नेट या फिर बीएड, इन सभी में इसे पूछा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका नोट्स मैंने यहाँ पर बनाया है, वह स्क्रीनशॉट करके मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। इसके साथ ही टैग प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट दिए जाते हैं। वहाँ से आप कपड़े हो या फिर शूज़ हो, कुछ भी वहाँ से खरीद सकते हैं। सेल पे वहाँ सामान मिलते हैं। इसके साथ ही वीडियो का हम श्री गणेश करें और चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। आधुनिक हिंदी साहित्य की परिस्थितियाँ। आधुनिक हिंदी है क्या? हिंदी साहित्य में 4 प्रकार के काल हैं। सबसे पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। आधुनिक काल विक्रम संवत 1900 से शुरू होता है और ईस्वी में बात करें तो 1850 के आसपास। और इसी आधुनिक हिंदी साहित्य की बातें हम कर रहे हैं, यानी कि 1900 से अब तक की विक्रम संवत की बातें। आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत राजा महाराजाओं को छोड़कर देश, समाज, किसान और आज़ादी पर लिखा जाने लगा। भाषा खड़ी बोली में परिवर्तित हो गई। पहले ब्रज, अवधी, बांग्ला बहुत सारी भाषाएं इस्तेमाल होती थीं, लेकिन अब क्या है कि खड़ी बोली को ही मुख्यतः लोग इस्तेमाल करने लगे। कविताओं में अधिकतर आपको खड़ी बोली ही मिलेगी महत्वपूर्ण रूप से। अब जानते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य की निम्न परिस्थितियाँ। सबसे पहला परिस्थिति है राजनीतिक परिस्थितियाँ, यानी कि गुलामी से स्वाधीनता की ओर। इसमें क नंबर है ब्रिटिश शासन की स्थापना। 1857 में हमारे भारत में क्रांति हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो वह विफल हो गई थी। विफलता के बाद भारत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ भारत में, और सत्ता कहाँ चल गया? सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि विक्टोरिया के हाथों में आ गया। अब शुरुआत में साहित्यकारों, लेखकों और जो काव्य लिखते थे, लेखकों को लगा कि भारत में अब क्रूरता नहीं होगा, सारा कुछ ब्रिटिश शासन में न्यायप्रिय ही कार्य होंगे। भारतेंदु की शुरुआती कविताओं में आप देखेंगे कि ब्रिटिश के समर्थन में राजभक्ति आपको दिखेगी, लेकिन बाद में भारतेंदु और अन्य सभी साहित्यकारों को लगा अंग्रेजों के असली करतूतें पता चलें और फिर से उनकी राजभक्ति टूटती है, ब्रिटिश के खिलाफ वे होते हैं और अपने देश के लिए अपनी आवाज़ें मुखर करते हैं। ख है कांग्रेस की स्थापना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद देश में राजनीतिक चेतना संगठित हुई। भारत के लोग अपनी महत्वपूर्ण विचारों को, अपनी राजनीतिक मुद्दों को कांग्रेस की सहायता से ही ब्रिटिश के सामने रखते थे। तो महत्वपूर्ण है कांग्रेस की स्थापना। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे आंदोलनों ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया। यानी कि ये सारी आंदोलनों ने सभी भारतीयों को एकजुट किया और सभी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। अब साहित्यकारों ने, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त हो गए, माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से इन आंदोलनों में ईंधन देने का कार्य किया। ईंधन यानी कि इन्हें और सुलगाने का कार्य किया। इतने ओजपूर्ण और देश प्रेम से भरी इनकी कविताएं होती थीं कि लोग इन्हें पढ़कर और उनमें देशभक्ति की भावना आती थी। ग नंबर है राजनीतिक परिस्थितियां में ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध और विशेष रूप से 1917 की रूसी क्रांति ने हिंदी साहित्य को गहरे ढंग से प्रभावित किया। वो सारी जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थीं वह विदेश में तो हो रही थी, लेकिन हमारे भारत पर भी वह असर डाल रहा था। वह हिंदी साहित्य को गहरे ढंग से प्रभावित कर रहे थे। रूसी क्रांति के प्रभाव से ही हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद यानी कि मार्क्सवाद का उदय हुआ। मार्क्स कौन है? रूसी विचारक है और उनके विचार से प्रभावित होकर यहाँ पर हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का ही प्रारंभ हुआ। इस मार्क्सवाद में मजदूर और शोषित वर्ग का ही आवाज उठाया जाता है। अब महत्वपूर्ण दूसरा जो परिस्थिति है वह है सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां। क नंबर है भारतीय नवजागरण। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के विचारों ने सदियों से सोए हुए भारतीयों को, भारतीय समाज को जगाया। बाल विवाह, छुआछूत और जातिवाद जैसी कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। साहित्यकारों ने इन सामाजिक सुधारों को अपनी रचनाओं का मुख्य विषय बनाया। ये सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इन्होंने अपने अपने स्तर पर बहुत सारी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों ने हमारे साहित्यकार, हमारे लेखकों को प्रभावित किया और लेखकों ने भी सामाजिक सुधारों को अपनी रचनाओं में मुख्य विषय बनाया और उसके विषय में भी लिखा। दूसरा जो है ख नंबर, वह नारी चेतना और शिक्षा। आधुनिक काल में पहली बार स्त्री शिक्षा और नारी अधिकार विमर्श के केंद्र में आए। यानी कि आधुनिक काल में स्त्री शिक्षा और नारी के अधिकार पर भी बातें होने लगी। छायावाद तक आते आते महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और जयशंकर प्रसाद जैसे रचनाकारों ने नारी को केवल भोग्या यानी कि भोग की वस्तु न मानकर उनकी शक्ति
करुणा और महत्व को साहित्य में दिखाया। तो यहाँ समझिए कि नारी चेतना को लेकर भी आधुनिक समाज, आधुनिक जो साहित्य है वह महत्वपूर्ण है नारी चेतना को लेकर। ठीक है। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण परिस्थिति है वह है आर्थिक परिस्थितियां। उसमें का नंबर है भारत का धन निष्कासन। धन निष्कासन यानी कि धन का बाहर निकलना। दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को भारतेंदु युग के लेखकों ने बहुत गहराई से समझा। दादा भाई नौरोजी की किताब पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें उन्होंने लिखा है या धन निष्कासन सिद्धांत दिया है। इसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार अंग्रेज अपने यहाँ के लोगों को पेंशन देने के लिए, वहाँ की व्यापारिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भारत का किस प्रकार से दोहन करते थे। यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते थे कि लोगों का कल्याण हो सके। यहाँ से केवल धन लूटने के कार्य वे करते थे। भारत का पैसा लगातार बाहर जा रहा था। यहाँ पर कोई स्टोर नहीं हो रहा था। यहाँ का पैसा यही नहीं रहा था। यहाँ का पैसा जा रहा था कहाँ? अंग्रेजों के पास। और यही सारी बातें दादा भाई नौरोजी ने विस्तार से बताया है अपनी किताब में, तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखक ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे कि अंग्रेज किस प्रकार से हमारा धन लूट रहे हैं, और इस पर ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति खवारी। यानी कि हमारा सब अंग्रेज जो है धन लूटकर बाहर चले जा रहे हैं, अपना देश चला जा रहा है, और यह हमारे लिए बहुत खवारी, हमारे लिए दुख की बात है। अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ कच्चे माल की मंडी बना दिया, यानी कि यहाँ से कच्चा माल उठाते थे, अपने यहाँ वही माल को बनाते थे और हमें ही दुगना और विदेशों में बेचते थे और धन लाभ कमाते थे। दूसरा ख नंबर है यहाँ पर किसानों और मजदूरों की दुर्दशा। लगान की ऊंची दरों और जमींदारों के अत्याचार ने किसानों को कर्ज के जाल में फंसा दिया। देखिए, अंग्रेज बैठे हुए थे केवल कर लेने के लिए। लोगों को क्या मिल रहा है क्या नहीं उससे उसको कोई मतलब नहीं था, उसे केवल खून चूसना था, पैसे लेने थे। इसलिए जमींदार पद उसने बनाया और जमींदारों को कहा गया कि तुम जितना भी चाहो कर्ज दो, लेकिन हमें उसके बदले में कर चाहिए। यानी कि टैक्स लेने के लिए, लगान लेने के लिए, कर लेने के लिए जमींदारों को नियुक्त किया गया। अब जमींदार कर्जा तो देते थे किसानों को, लेकिन क्या चेक नहीं करते थे कि उनका फसल हुआ भी है या नहीं होता, कीड़े खा जाते, अकाल पड़ जाता, तो उससे कोई लेना देना नहीं। किसानों को वह कर्ज देना है और कर देना है, तो उससे किसान पिसते चले जा रहे थे। मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास गोदान और कहानियों में इसी ग्रामीण और आर्थिक यथार्थ को, यानी कि सच्चाई को अपने कहानियों उपन्यासों में बतलाया है, जो कि सच्चाई है। उस समय की सच्चाई आपको देखने को मिलती है। इन उपन्यासों में सच्चाई देखने को मिलती है, अंग्रेजों की करतूत देखने को मिलती है। अब ग नंबर हो गया आर्थिक परिस्थिति में ही मध्यम वर्ग का उदय। औद्योगिकीकरण यानी कि उद्योगों का आविर्भाव जब हुआ, रेलवे के विकास हुए, दफ्तरों की नौकरियों के कारण एक नया शहरी मध्यम वर्ग पैदा हुआ। देखो, अंग्रेज जब आया तो यहाँ पर औद्योगिकीकरण, उद्योग का यहाँ पर स्थापना उसने किया, थोड़े बहुत उद्योग। रेलवे का अपने सुविधा के लिए उसने रेलवे बनाया। दफ्तर, नौकरियों को इतना अंग्रेज तो यहाँ ला नहीं सकता था, लेकिन यहीं के लोगों को नौकरी और दफ्तरों का कार्यभार देने के लिए उसने कार्य किया। तो क्या हुआ, ये सारी चीज़ भी भारत की सुविधा के लिए नहीं कर रहा, बल्कि अपने के लिए कर रहा है। शहरी मध्यम वर्ग यहाँ पर पैदा हुआ। शहरी मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास, शहर में लोग यहाँ से आने लगे। अब यह वर्ग पढ़ा लिखा था, राजनीति को समझता था। यही वर्ग आधुनिक हिंदी गद्य यानी कि हमारा उपन्यास, कहानी, नाटक, इन सभी का सबसे बड़ा उपभोक्ता यानी कि खरीदने वाला पाठक बना। यानी कि सबसे ज़्यादा इसे कौन पढ़ता था? शहरी मध्यम वर्ग के लोग, यानी कि मिडिल क्लास के लोग पढ़ते थे इसे। अब अंतिम आधुनिक हिंदी साहित्य की अंतिम जो है चौथी परिस्थिति, वह है साहित्यिक एवं तकनीकी परिस्थितियाँ। का नंबर है मुद्रण कला, यानी कि छपाई मशीन आने के बाद। छपाई मशीन क्यों आया? क्योंकि अंग्रेज अपने विचार लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। यहाँ के लोगों को अंग्रेजी थोपना चाहते थे। यहाँ के लोगों को, आगे मैं बताऊंगी, ईसाई धर्म के लिए भी इसने मुद्रण कला छापी थी, यहाँ पर इस्तेमाल शुरू की थी। छपाई मशीन आने के बाद साहित्य ताड़पत्रों और राज दरबारों से निकलकर सीधे जनता के हाथों में पहुंच गया। पहले क्या होता था कि राज दरबारों में ही लिखा जाता था ताड़पत्रों पर, लेकिन अब छपाई मुद्रण आया तो हमारे भारतीय लोग भी बहुत सारे पब्लिश करते थे, बहुत सारी किताबें थी, तो सीधे जनता के हाथों में वह सारे साहित्य आए। अब साहित्य सस्ती और कीमतों पर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आम जनता तक, आम लोगों तक सुलभ हो गया। मतलब आम लोगों को भी सस्ते दामों पर पत्र पत्रिकाएं मिलने लगे। अब ख नंबर है ईसाई धर्म का प्रचार। प्रेस जो है भारत में, मैंने बताया कि अंग्रेजों ने इसलिए ही यहाँ पर प्रेस लाया था, यहाँ पर मुद्रण कला लाई थी, क्योंकि भारत को ईसाई
देश बना सके। ठीक है, प्रेस भारत में इसलिए उत्पन्न हुआ ताकि ब्रिटिश अपनी संस्कृति और शिक्षा और धर्म भारतीयों पर थोप सके। मैंने कहा अभी भी यह ईसाई धर्म प्रचार करते हैं, लोगों को लालच दे देकर ईसाई बनाते हैं और अपना धर्म जो है दूसरे पर थोपते हैं लालच में ही। अनपढ़ और गरीब लोगों को निःशुल्क शिक्षा यानी कि फ्री शिक्षा के नाम पर, उन्हें व्यवसाय के नाम पर अपना धर्म थोपते हैं। अंग्रेज सच्चे मन से नहीं चाहते थे कि भारत आगे बढ़े और भारत के लोग पढ़े लिखे। गरीब लोगों को निःशुल्क में बच्चों को उनके शिक्षा पढ़ाने का वादा तो करते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं हैं। आप देखोगे कि आज भी कॉन्वेंट स्कूल जो है, बड़े बड़े स्कूल जो क्रिश्चियन स्कूल हैं, वहाँ पर आदिवासी बच्चे को पढ़ाते नहीं दिखेंगे, गरीब को नहीं पढ़ाते दिखेंगे। उन्हें पैसे छापने के लिए स्कूल खोला गया। तो ये गलत है कि ब्रिटिश जो है ईसाई धर्म का प्रचार इसलिए करते हैं कि लोगों का भला नहीं करते, वे अपना भला करते हैं, अपना केवल एरिया बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से बातें हो गई। अब तीसरा जो है ग नंबर, इसी में पत्रकारिता का स्वर्ण युग, भारतेंदु जी की कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में निकली सरस्वती, जो कि 1903 में निकली थी, वह पत्रिका ने हिंदी साहित्य की दिशा बदल दी। आप देखो कि सरस्वती पत्रिका हो गई या फिर कवि वचन सुधा, उसमें केवल भारतेंदु या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही रचनाएं नहीं लिखी, बल्कि इसमें रामचंद्र शुक्ला आदि ने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी। तो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं इसमें लिखी गई हैं। हरिऔंध जी, निराला जी, प्रताप नारायण मिश्र, ये सारे जो हैं, इन्होंने इन पत्रिकाओं में अपनी अपनी रचनाएं लिखी हैं। और हिंदी साहित्य में इन जो पत्रिका है, ये सारी पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण हमारे हिंदी साहित्य में स्थान है। पत्रिकाओं ने न केवल नए लेखकों को मंच दिया, बल्कि भाषा को परिमार्जित करने का काम भी किया, यानी कि भाषा को शुद्ध करने का, सुधारने का कार्य किया। अब घ नंबर है गद्य का विकास और खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। आधुनिक काल से पहले का अधिकांश हिंदी साहित्य, भक्ति हो या रीति, ये सारे काल पद में लिखे जाते थे, यानी कि कविताएं, दोहे, छंद लिखे जाते थे। आधुनिक काल में क्या हुआ कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों से खड़ी बोली को काव्य और गद्य दोनों की मुख्य भाषा बनाया गया, यानी कि खड़ी बोली में ही हमारी मुख्य हिंदी भाषा जो है खड़ी बोली है, वह सारे उसमें काव्य भी, कविताएं भी लिखी गई, नाटक, उपन्यास, कहानियां आदि बहुत सारी गद्य विधाएं भी लिखी गई। और उसका प्रमुख भाषा क्या था? हिंदी। इसके साथ ही कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और आलोचना जैसी गद्य विधाओं का अभूतपूर्व विकास हुआ। पहले केवल कुछ भी कहानियां लिखी जाती थी, पहले दोहे लिखे जाते थे, वो सारे कविताओं में ही लिखा जाता था, जैसे मैंने बताया। लेकिन अब क्या है, आधुनिक साहित्य में गद्य के रूप में हमारे कहानियाँ भी मिलती हैं, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, विमर्श, ये सारी चीज़ें, ये विधा जो है हमारे हिंदी साहित्य में आई। तो आधुनिक हिंदी साहित्य में इतने सारे विकास हुए और ऐसी परिस्थितियों में हमारा हिंदी साहित्य आज भी बढ़ रहा है। और आज का प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है? आपको इसका कमेंट में उत्तर बताना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ आज के लिए तो बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।